चूंकि समाज का सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पर अपना कोई मत रखूं। ये जो समाज है ये उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। आप एज ए नागरिक ये सोचते होंगे कि भाई सरकारी नौकरी जो है वो भले ही आपके लिए गौरव का विषय हो सकती है, आपके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो सकती है, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबको सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी जा सकती। एक तरफ वो कहता है कि वो प्रशासन है जो भ्रष्ट है और फिर खुद उसका हिस्सा भी बनना चाहता है, तो समाज क्या करता है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी पूजा करता है, उनको नेता बनाता है, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो पैसा दे पाएगा वो नौकरी लगेगा। आरएएस के मेंस पेपर में इसकी क्या उपयोगिता है? मेहनत की लूट भी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना कभी कभार बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक वो भी नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। ये बात पास एक पंजाबी कवि रहे हैं, बहुत पहले कह गए। आजकल पिछले काफी सालों से या फिर पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे केसेस जैसे देखने को मिल रहे हैं हमारे राजस्थान में, जो ये दर्शाते हैं कि हम सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से पूर्ण भ्रष्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो रीट पेपर के लीक होने की खबर जो आ रही है, तो उसकी सत्यता कितनी है, उस सूचना की सत्यता कितनी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ये मेरा मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा इस समाज का मुद्दा है और इसके ऊपर समाज को सोचना है। चूंकि समाज का सदस्य होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पर अपना कोई मत रखूं। ठीक है, उससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, परंतु हम सभी को उन पक्षों पर जरूर सोचना चाहिए जिन पर कोई सोचना नहीं चाहता। एक अभ्यर्थी होने के नाते या फिर जो भी जन समूह है, ये जो समाज है, ये उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। क्या बात नहीं करना चाहता कि ये पेपर लीक होते क्यों हैं और इनका प्रभाव किन किन पर पड़ता है। सबसे पहले इसके मूल कारण को जानिए। ठीक है, जनरली यह किया जाता है कि एक प्रशासनिक असफलता ठहराते हुए इस मुद्दे की गंभीरता को हम हमेशा इग्नोर करते आए हैं। आपको मालूम होगा कि ये जो रीट का जो पेपर है, लाखों अभ्यर्थी देते हैं, लाखों अभ्यर्थियों के सपनों की उड़ान इससे जुड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो भ्रष्ट समाज है, ये उनको किसी भी नाम मात्र की दया उन अभ्यर्थियों के ऊपर नहीं आती। मैंने कोशिश की कि इसका क्या कारण हो सकता है, उन कारणों की पहचान करने की कोशिश की, तो उसमें सबसे पहले मैं जिस नतीजे पर पहुंचा उसमें प्रशासनिक असफलता सबसे बड़ा कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण है कि समाज में सरकारी नौकरियों के पीछे पागलपन हमारा। आप एज ए नागरिक ये सोचते होंगे कि भाई सरकारी नौकरी जो है वो भले ही आपके लिए गौरव का विषय हो सकती है, आपके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो सकती है, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबको सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी जा सकती और इसके पीछे समाज जिम्मेदार है। समाज ये चाहता है कि सरकारी नौकरी वाले की हम इज्जत करें। देखिए, अपना जो समाज है, अपने जो औलादे हैं, उनको उस प्रशासन का हिस्सा बनाना चाहता है। एक तरफ वो कहता है कि वो प्रशासन है जो भ्रष्ट है और फिर खुद उसका हिस्सा भी बनना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों के पीछे पागलपन जो है, यह मजबूर करता है एक अभ्यर्थी को कि वो सरकारी नौकरियां के लिए तैयारी करे या फिर उसके लिए अपना कैरियर दांव पे लगाए। और फिर जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वो पेपर पास नहीं कर पाता है, फिर उसकी वजह से एक और दबाव में आता है। जब वो इस दबाव में आता है और किसी वजह से पेपर पास नहीं कर पाता, तो फिर वापस वो इस तरह के रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। ये तो उसकी मजबूरी हो सकती है। अगर कोई अभ्यर्थी इस तरह का रास्ता अपनाकर नौकरी पा भी लिया, तो उसको समाज में वही इज्जत दी जाती है। तो यहां पर ये साइकिल जो है, ये समाज से शुरू होता है और समाज के ऊपर ही खत्म होता है। देखिए कैसे कि सरकारी नौकरियों के पीछे हमारा समाज जो है वो पागल है कि जो सरकारी नौकरी है उसकी इज्जत मिलेगी, उसकी प्रतिष्ठा है, बाकियों को इज्जत नहीं मिलेगी। जिसके पास सरकारी नौकरी है उसकी शादी होगी, जिसके पास नहीं है उसकी नहीं होगी। तो इसमें समाज ही तो जिम्मेदार हुआ ना। दूसरा, समाज में भ्रष्ट लोग हैं। ये जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, ये कहीं जुपिटर से तो आ नहीं रहे, अपने समाज के ही लोग हैं ना। तो समाज यहां पर गलत हुआ ना। ठीक है। तीसरा कारण कि समाज में भ्रष्ट लोग जो हैं उनकी पूजा की जाती है। किसी के पास पैसा है, अच्छा गाड़ी है, बंगला है, सब, यानी उसको नैतिक रूप से उसका मूल्यांकन ही नहीं किया जाता। एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हमने जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति से इसलिए नाता नहीं तोड़ा होगा कि जो वो भ्रष्ट है। आप किसी भ्रष्टाचारी से किसी भी प्रकार का संबंध रखना बंद कर दीजिए, तब भ्रष्टाचारी को जाकर यह फील होगा कि भाई नैतिक रूप से मैं गलत कार्य कर रहा हूं। समाज क्या करता है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी पूजा करता है, उनको नेता बनाता है, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाता है। तो फिर बाद में समाज में भ्रष्ट है तो फिर इस तरह के भ्रष्ट कार्य होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को खुदा मान लेते हैं।
ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरी पाई हो। आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर वो इसी तरह की पेपर लीक की घटनाओं से सरकारी नौकरी पा रहा है तो आप खुद उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। सरकारी तंत्र के साथ गिरोहों की गांठ गांठ। आप क्या समझते हो जो सरकार में बैठे हैं, प्रशासन में लोग हैं, वो समाज का हिस्सा नहीं है? अगर वो अपनी जॉब ड्यूटी के बाद आप देखोगे तो वो खुद एक समाज का अंग है, उनके भी परिवार है, उनके भी दोस्त हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके बीच में साठ गांठ पैदा होती है और बाद में प्रशासन के कुछ लोगों के साथ जो गिरोहों की जो साजिश है या फिर साठ गांठ है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम मिलता है। फिर बाद में रही सही कसर, सबसे लास्ट में मैं ये कहूंगा कि प्रशासन इसके पीछे जिम्मेदार सबसे लास्ट में है। अगर प्रशासन नहीं हो तो आपको पता भी नहीं चले कि ये जो नकल की घटनाएं हैं ये हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आपको पता कब चला? जब पकड़े जा रहे हैं तभी तो पता चल रहा है। और ये पकड़ कौन रहा है? प्रशासन ही तो पकड़ रहा है। तो फिर आप प्रशासन को गाली दे रहे हैं अकेले, आप समाज को गाली देने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप खुद समाज का हिस्सा है। आप अपने आप को गाली नहीं दे रहे क्योंकि आप खुद एक इस तरह से नौकरी पाए हुए की इज्जत कर रहे हैं। तो यहां पर प्रशासन जो है, आप प्रशासन को कोसना बंद कीजिए। अगर आपको बदलाव लाना है इस चीज में, आप सोचिए कि एक छोटी सी जगह पर जहां पर प्रशासनिक ताना बाना इतना मजबूत नहीं है, तो वहां पर समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह की घटनाएं ना हो। समाज अगर कलेक्टिव रूप से या फिर यानी कि सांगठनिक रूप से अगर मजबूत होगा और वो इस तरह की चीजों की खिलाफत करेगा, ठीक है, किसी भी स्कूल को या फिर समाज में उन लोगों का बहिष्करण करेगा, तो इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। लेकिन समाज में, आपके ही समाज में लोग ऐसा करके नौकरी पाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बाद में इसकी एक्सेप्टेंस एक तरह से बन गई है। आप नैतिक रूप से मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं भ्रष्ट लोगों का, आप भ्रष्ट लोगों का मूल्यांकन नैतिक रूप से पतित समझना शुरू कीजिए उनको, तब जाकर इस तरह की घटनाओं में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये तो रहे कारण, इसके प्रभावों की बात करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रीट की परीक्षा में पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बाद एक व्यक्ति एक टीचर बनता है तो वो नकल से अगर बनता है तो बाद में वो व्यक्ति अयोग्य हुआ। जब वो अयोग्य है तो यानी कि उसमें कार्य क्षमता या फिर मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये जो साइकिल जो बन रहा है, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? ये जो भावी पीढ़ी है उस पर। मैं समाज को संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो व्यक्ति खुद नकल से बनाया योग्य नहीं है, वो आप भावी पीढ़ी को क्या मूल्य या फिर क्या शिक्षा देगा? तो इसलिए इसका प्रभाव अकेले यहां तक ही सीमित नहीं है, आगे हम और चलते हैं। देखिए क्या क्या प्रभाव है इसके। कुछ लोग जो मेहनत नहीं करते, जिनके पास पैसा है वो अच्छे खासे पदों पर पहुंच जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं। जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, रातें काली कर रहे हैं, वो लोग नौकरी नहीं लग पा रहे। बेरोजगारी बढ़ रही है। आप योग्य को तो दंड दे रहे हो, जिसमें मेरिट है उसको आप दंड दे रहे हो, उसको सजा दे रहे हो, और जो अयोग्य है उसको पुरस्कार दे रहे हो, और बावजूद इसके कि वो गलत का तरीके से नौकरी पा रहा है। सोचने का विषय है ये। मेरिट सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हो, फिर बाद में मेरिट सिद्धांत की बात ही क्यों करते हो? सीधा लाइए ना, एक तरह से आप ऐसा करिए कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो पैसा दे पाएगा वो नौकरी लगेगा। सीधे ही घोषित क्यों नहीं कर देते? समाज में भी इस चीज को स्थापित कीजिए ना कि जो धनी होगा वही सरकारी नौकरी पर जाएगा। एक तरफ हम देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट होता है या फिर जो कोई योग्य होता है, एक समाज भी एक तरफ तो जी बच्चा बहुत होशियार है, फिर वो सरकारी नौकरी नहीं लगता तो उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती जाती है। और कोई चाहे भले ही नकल से नौकरी लग गया हो, समाज उसको कंधों पे बिठा लेता है, सर मारवाड़ी के सिर पर उछले। समाज का नैतिक पतन, अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरह से समाज का पूर्ण रूप से नैतिक पतन हो रहा है। छात्रों का नैतिक पतन, जो छात्र इस तरह की चीजें हरकतें करते हैं, उनका खुद का नैतिक पतन है। वो नैतिक रूप से आगे भी चैलेंजेस फेस करेंगे, आगे भी वो अनैतिक रूप से किसी न किसी कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे। छात्रों का जीवन बर्बाद, यानी कि एक छात्र के जीवन के कुछ साल जो है बहुत अहम होते हैं। जिस टाइम वो सबसे ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, इस तरह की घटनाओं की वजह से अगर 10 लोगों के जीवन की भी बर्बादी होती है तो भी एक तरह से समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों है समाज जिम्मेदार? आप उदाहरण देखोगे, अभी मैंने पढ़ा कि 2 दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ, 2 दिन पहले डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल यानी कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एम्बुलेंस में एक महिला पेपर देने आती है। सोचिए कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर लोग ये पेपर देने आ रहे हैं, और यहां पर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ जानकार लोगों को रातें काली करते हुए देखा है। उनको नींद नहीं आ रही है एग्जाम से 4-4 दिन पहले,
कि पेपर में पता नहीं क्या होगा, पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पेपर अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि इस बार नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस 9 बार नौकरी लग जाएगी तो शायद बहन की शादी हो जाएगी, या फिर मेरी खुद की शादी हो जाएगी, मेरी माँ का इलाज करवाऊंगा, जो कुछ भी है, या फिर किसी से कर्जा ले रखा है वो नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद कर्जा दे पाऊंगा, लोग परेशान करना बंद कर देंगे, बहुत सारी दिक्कतें। सोचिए, अगर चलो ठीक है मैं इस टाइप की चीजों को विश्वास नहीं करता, कम से कम हाय तो मत लो। इसके बाद मैं इस मुद्दे पर आना चाहूंगा कि आरएस के मेंस पेपर में इसकी क्या उपयोगिता है। आरएस के मेंस पेपर में सबसे ज्यादा तो एक बेरोजगारी के कारण प्रकार वगैरह, उसमें आप एक नया कारण ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इनोवेशन माना जाएगा इसको। जब भी अगर सोशियोलॉजी के पेपर में, जो आपका पेपर फर्स्ट है, उसमें अगर किसी बेरोजगारी के कारणों के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें अगर ऐसा लिखते हो पेपर लीक जैसी घटनाएं, तो सबसे अलग पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो यहां पे आपको लेवरेज मिल सकता है। निबंध में सामाजिक भ्रष्टता या फिर भ्रष्टाचार के ऊपर अगर निबंध आए तो उसमें आप सामाजिक भ्रष्टाचार का एंगल लेते हुए आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो। और सबसे ज्यादा आप अच्छा एग्जाम्पल साबित होगा आपकी एथिक्स के पेपर में। किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसमें आप पेपर लीक को एज ए एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके आरएस की मुख्य परीक्षा में आप इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा वाकई गंभीर है। मैं सूचना की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसमें उन एंगल्स को आपके सामने लाना चाहता था जिनके ऊपर हमारा समाज सोचने से कतराता रहा है, वो खुद को जिम्मेदार मानने से बचता रहा है। अभ्यर्थी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि प्रशासनिक फेलियर है। ये प्रशासनिक फेलियर नहीं है अकेला, ये समाज का नागरिक होने के नाते हम सब की असफलता है।